इंटेल, जो एक समय दुनिया का लार्जेस्ट सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर हुआ करता था, आज वही ब्रांड दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनीज की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं आता है। और वो भी तब जब दुनिया में टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि 2022 में जहां इसे $5.2 बिलियन का ऑपरेटिंग लॉस हुआ था, वो 2023 में बढ़कर $7 बिलियन हो गया। अगर हम फिलहाल टॉप पर रहने वाली कंपनी एनवीडिया की बात करें तो 2010 में इसका मार्केट कैप सिर्फ $8.7 बिलियन था, जो 2024 में बढ़कर $2331 बिलियन हो गया है। और ये सच में एक हैरान करने वाला डेटा है। इंटेल का ये बुरा हाल जितना इस कंपनी के रेवेन्यू और इनकम में है, उतना ही बुरा हाल स्टॉक मार्केट में भी है, क्योंकि ये S&P 500 का सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है। एक्चुअली इस साल इसका स्टॉक प्राइस लगभग 37% तक नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने काफी पैसे गंवा दिए हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये सब आखिर हो कैसे रहा है, क्योंकि आज के इस AI सुपर कंप्यूटर्स के जमाने में इंटेल का रेवेन्यू बढ़ने की जगह ये कम क्यों होता जा रहा है। और जो इंटेल कुछ टाइम पहले तक कंप्यूटर चिप का किंग हुआ करता था, आज वो मार्केट में सरवाइव क्यों कर रहा। आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इंटेल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन है, जिसे जुलाई 1968 में स्टैब्लिश किया गया था। ये कंपनी उस समय इतनी पॉपुलर हो चुकी थी कि इसे सिलिकॉन वैली के हाईटेक सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। आज इंटेल मदरबोर्ड चिपसेट, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर एंड इंटीग्रेटेड सर्किट्स, फ्लैश मेमोरीज, ग्राफिक चिप्स, एम्बेडेड प्रोसेसर एंड और भी कई चीजें डिजाइन करता है। लेकिन इसे सेमीकंडक्टर चिप मेकर के रूप में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हासिल है, क्योंकि ये दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने 1971 में फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो प्रोसेसर चिप को डिजाइन किया था। साथ ही इंटेल SRAM और DRAM मेमोरी चिप्स का अर्ली डेवलपर भी था। इंटेल ने इस तरह के कई इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, जिसके चलते इसने बहुत ही तेजी से तरक्की की थी। 70s, 80s और 90s के दौरान इंटेल टॉप पर बैठा हुआ था और कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में इनके इंजीनियर्स का बहुत बड़ा रोल रहा। लेकिन आज के इंटेल को देखे तो बहुत ही अफसोस होता है कि एक वक्त मार्केट में राज करने वाला आज इतनी बुरी कंडीशन में है कि इसका मार्केट कैप एनवीडिया से 16 गुना कम हो चुका है। और तो और ये क्वालकॉम, ब्रॉडकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स और AMD जैसे ब्रांड से भी पीछे हो चुका है, जो कभी इसके कंपटीशन में। असल में दोस्तों, इंटेल के इस डाउनफॉल की शुरुआत 2 दशक पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि 90s और खासकर 2000s के दौरान इंटेल में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा गया था। वो ये कि कंपनी में इंजीनियर्स की इम्पोर्टेंस धीरे धीरे कम होती जा रही थी। अब आप सोचोगे कि इंजीनियर्स तो वो मेन पिलर होते हैं जिससे प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस बढ़ती है और कंपनी को प्रॉफिट होता है। ऐसा आपको और हमें लगता है, लेकिन इंटेल अपनी दिशा से भटक चुका था, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ऐसा पहली बार देखा गया था कि कोई कंपनी परफॉर्मेंस से ज्यादा ब्रांडिंग को इम्पोर्टेंस दे रही हो। दरअसल इस दौरान कई सारे कंपनीज के बीच ब्रांडिंग की लहर चल रही थी, जिसमें इंटेल का नाम भी शामिल। देखा जाए तो ब्रांडिंग कोई खराब चीज नहीं होती, लेकिन हमारा मेन फोकस सिर्फ ब्रांडिंग पर ना होकर प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पर भी होनी चाहिए। और इसी चीज में इंटेल पीछे छूटता जा रहा था, जबकि दूसरी कंपनीज कॉन्स्टेंटली अपनी चिप की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में लगी हुई थी, ताकि वो कंपटीशन को बीट कर सके। पर एक सवाल ये भी उठता है कि इंटेल के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अचानक से ब्रांडिंग को लेकर पागल हो गए। असल में 2000s के दौरान एक बहुत बड़े पैमाने पर कंज्यूमर पीसी का अडॉप्शन देखा गया था, क्योंकि उस समय पर्सनल कंप्यूटर्स लोगों के बीच काफी ज्यादा सबसे बड़ा रीजन इंटेल इनसाइड कैंपेन था, जिसने इस कंपनी की एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट की थी। दरअसल 90s के दौरान इंटेल ने अपने प्रोसेसर्स को बेस्ट बनाने में अपना पूरा एफर्ट लगा दिया था, और आखिरकार ये मार्केट में मौजूद सभी प्रोसेसर्स में सबसे ज्यादा पसंद किया गया। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इतना सफल होने के बावजूद भी इंटेल के प्रोसेसर्स को लोग जानते ही नहीं थे, और कस्टमर्स को सिर्फ कंप्यूटर ब्रांड से मतलब होता था। ऐसे में इंटेल के पास ना मार्केट पर कंट्रोल था और ना ही बार्गेनिंग पावर। इसलिए इंटेल ने एक नया रास्ता निकाला और इसने इंटेल इनसाइड नाम का एक कैंपेन को लॉन्च किया। इसके तहत इंटेल ने कंप्यूटर ब्रांड्स को कुछ पैसे दिए, जिसके बदले में उन्हें इंटेल का एक छोटा सा स्टिकर कंप्यूटर्स के ऊपर लगाना होता था। और ये स्टिकर्स हम आज के लैपटॉप में भी देख सकते हैं, जो उसी कैंपेन का नतीजा। इंटेल ने एक ऐसा रास्ता अपनाया कि लोग सिर्फ मॉडल नंबर को देखकर ही परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते थे। और इंटेल ने अपने प्रोसेसर लाइनअप को सिंप्लीफाई करते हुए कोर सीरीज की शुरुआत की, इसमें i3, i5 और i7 मॉडल शामिल थे।
i3 एक एंट्री लेवल प्रोसेसर था जो बेसिक टास्क जैसे कि ब्राउजिंग और वर्ड प्रोसेसिंग के लिए सुटेबल था। i5 मिड रेंज प्रोसेसर था जो डिमांडिंग एप्लीकेशंस और मल्टीटास्किंग के लिए बेटर परफॉर्म करता था। वहीं i7 एक हाई एंड प्रोसेसर था जो इंटेंसिव टास्क जैसे कि गेमिंग और वीडियो एडिटिंग के लिए डिजाइन किया गया था। उन कैंपेन्स में लोगों को सिंपल टर्म्स में समझाया गया कि कौन सा प्रोसेसर उनके लिए बेस्ट है। इस तरह के कैंपेन से इंटेल को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट हुआ था और कंज्यूमर पीसी मार्केट में उसका एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बन चुका था। लेकिन इंटेल से सबसे बड़ी गलती ये हुई कि इस सफलता के बाद उसे लगने लगा था कि मार्केटिंग इंजीनियरिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल हमें 2005 में मिलता है जब इंटेल ने पॉल ऑटेलेनी को एज ए CEO अपॉइंट किया था, जिन्हें टेक्निकल फील्ड का थोड़ा भी एक्सपीरियंस नहीं था। एक्चुअली ये लंबे समय से सेल्स और मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम कर रहे थे और इन्हें CEO का पद सौंपने के पीछे का रीजन भी यही था कि इंटेल को अब एक मार्केटिंग का बंदा चाहिए था। सच कहे तो पॉल ने अपने टास्क को काफी अच्छे से निभाया। पहले तो उन्होंने बड़ी संख्या में एम्प्लॉयज को निकाला, उसके बाद अपना सारा एफर्ट्स सेल्स और मार्केटिंग पर लगा दिया, जो काफी सक्सेसफुल भी रही। इनकी स्ट्रेटजी की वजह से इंटेल को कुछ बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिले और इन्हीं के समय में ही एप्पल के साथ कोलैबोरेशन भी हुआ। बात कर रहा हूँ न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक ऐसा कॉलेज है जो आपको कोडिंग के साथ साथ AI चैटबॉट्स, ड्रोन्स एंड और भी कूल टेक प्रोजेक्ट्स बनाने में पावर देगा। मतलब यहाँ एक्सपर्ट्स ने ऐसा करिकुलम बना रखा है जिससे आप सीधे इंडस्ट्री के पल्स पे कनेक्ट हो सकते हैं। पहले दिन से ही आप कोड क्रैक करने लगोगे, AI वर्कशॉप एक्सप्लोर करोगे और रोबोटिक्स प्रोजेक्ट में टिंकरिंग करोगे और प्रोजेक्ट के लिए लेटेस्ट मैकबुक भी दिया जाएगा। यहाँ पर आपको गूगल और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनीज के टेक प्रोफेशनल्स गाइड करते हैं, जिससे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी 30,000 पर मंथ की एवरेज स्टाइपेंड की इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। एंड एक ने तो गूगल की इंटर्नशिप क्रैक कर दी, वो भी 1.2 लाख पर मंथ की स्टाइपेंड के साथ। मतलब टेक एंथुसियास्ट के लिए परफेक्ट कॉम्बो। 1 ईयर इनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई कि अब दिल्ली के साथ साथ इन्हें पुणे में भी कैंपस खोलना पड़ गया। याद रखना नेक्स्ट फेज का एग्जाम डेट 26 जून को है, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दिए। लेकिन इस सफलता के साथ साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम भी थी। एक्चुअली पॉल की इस स्ट्रेटजी की वजह से इंटेल का वर्क एनवायरनमेंट खराब होने लगा था, जिसका सबसे बड़ा नुकसान इंजीनियरिंग कम्युनिटी को हुआ। इंजीनियर्स को लगने लगा था कि इस कंपनी में उनका इम्पोर्टेंस अब कम होता जा रहा है और इसके चलते वो डीमोटिवेटेड फील करने लगे थे। अब इंटेल पर इसका इमीडिएट इफेक्ट तो नहीं पड़ा, लेकिन ये लॉन्ग टर्म रिस्क बन गया। इंटेल ने अपनी ब्रांडिंग और OEM पार्टनरशिप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया था कि उसे परफॉर्मेंस में पीछे रहने पर भी किसी तरह का नुकसान नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि लोग इस ब्रांड पर इतना भरोसा कर चुके थे कि वो इसकी खराब परफॉर्मेंस को इग्नोर करते जा रहे थे। इस बीच इंटेल को अच्छा खासा समय मिला। अगर वो चाहता तो अपनी गलती को पहचान कर उसे सही से ठीक कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और देखते ही देखते मार्केट से ये थिन लेयर भी गायब हो गई, क्योंकि ये इंडस्ट्री इतना आगे निकलती जा रही थी कि सिर्फ ब्रांडिंग की मदद से परफॉर्मेंस गैप को खत्म नहीं किया जा सकता था। और इस चीज का एहसास इंटेल को 2017 में हुआ, जब AMD नाम की सेमीकंडक्टर कंपनी ने अपने राइजन सीरीज प्रोसेसर्स को लॉन्च किया। अब देखा जाए तो उस वक्त राइजन शायद इंटेल से बेटर ना हो, लेकिन जब बात एवरीडे कंज्यूमर चिप की आती थी तो AMD का प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो इंटेल से कहीं आगे था। इसके बाद इंटेल को दूसरा धक्का साल 2020 में लगा, जब एप्पल ने इंटेल को छोड़कर अपना खुद का चिप बनाने का फैसला किया। शुरुआत में लोग एप्पल के इस डिसीजन को लेकर थोड़ा कंफ्यूज जरूर थे, क्योंकि ये कंपनी के लिए एक नई चीज थी, तो पता नहीं इसका परफॉर्मेंस कैसा होता। लेकिन जब M1 चिप का परफॉर्मेंस लोगों के सामने आया तो लोगों को समझ आने लगा कि इंटेल के पास अब वो पहली जैसी सुपीरियरिटी नहीं रही। इससे ये क्लियर हो चुका था कि इंटेल जो अभी तक मार्केट में राज कर रहा था, उसकी राजशाही जल्द ही ढहने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ एक जनरेशन की प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये तो कई दशकों तक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को प्रायोरिटी ना देने का नतीजा था। दोस्तों, इन सभी वजहों से इंटेल ने अपना मार्केट शेयर तो खोया है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि कंपनी बिल्कुल ही बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि ये अभी भी डेस्कटॉप मार्केट का करीब आधा हिस्सा कंट्रोल करती है। लेकिन क्या ये इंटेल को हमेशा के लिए बचा सकती है? असल में देखा जाए तो इस समय कंप्यूटर चिप मार्केट ओवरऑल चिप मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा बन चुका है, क्योंकि ग्लोबल कंप्यूटर शिपमेंट्स पिछले 10 सालों में गिरकर काफी नीचे आ गई है और चिप इंडस्ट्री अब सिर्फ कंप्यूटर्स तक ही सीमित नहीं है। आपको बता दें कि पिछले 20 सालों में इस इंडस्ट्री के अंदर 5 नए सेक्टर्स डेवलप हुए हैं और अफसोस की बात यह है कि इंटेल इनमें से हर एक सेक्टर में पीछे रह गया। बात करें पहले सेक्टर की तो वो है स्मार्टफोन इंडस्ट्री। इंटेल अभी भी CPU के थ्रू इस इंडस्ट्री में मजबूती से टिका हुआ है,
लेकिन इसने जीपीयूज को कभी भी सीरियसली नहीं लिया, जबकि गेमर्स मेनली जीपीयूज पर ही सबसे ज्यादा पैसे खर्च करते हैं। AMD 2006 से ही इस मार्केट में कॉम्पीट करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन 2015 में जब ये बैंकरप्सी के कगार पर पहुंचा, तब भी इंटेल ने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और इसने इंटेल आइरिस XE नाम का अपना पहला जीपीयू 2020 में आकर लॉन्च किया। हालांकि इस गैप को पहले ही कुछ कंपनीज ने फिल कर दिया था, इसलिए इंटेल की लेट एंट्री से कंपनी को कोई खास जगह नहीं मिल सकी। बात करें तीसरे सेक्टर की, तो वो है डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग। ये मार्केट बहुत ही तेजी से ग्रो कर रही है और शुरुआत में इंटेल का इसमें स्ट्रांग होल्ड भी था, लेकिन धीरे धीरे बाकी कंपनीज ने भी इस मार्केट में अपनी जगह बना ली और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स और डेटा सेंटर्स ने AMD के EPYC प्रोसेसर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ये इंटेल के मुकाबले बेटर परफॉर्मेंस और हाई एफिशिएंसी ऑफर कर रहा था। दोस्तों, इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करके अगर आप भी पैसे कमाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ मेजर सेक्टर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी मशीन लर्निंग। एनवीडिया जैसी कंपनी ने इस मार्केट में अपना डोमिनेंस पहले ही कायम कर लिया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि चैट जीपीटी भी एनवीडिया के जीपीयूज का ही यूज करता है। बात करें पांचवें सेक्टर की, तो वो है क्रिप्टो करेंसी माइनिंग और यहाँ भी एनवीडिया ने झंडे गाड़ रखे हैं। एक समय भले ही एनवीडिया एक छोटा सा गेमिंग जीपीयू मेकर था, लेकिन धीरे धीरे करके ये मेन स्ट्रीम प्लेयर बन गया और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह थी क्रिप्टो माइनिंग बूम। दरअसल जब क्रिप्टो माइनिंग की पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई तो क्रिप्टो करेंसीज जैसे कि बिटकॉइन और इथेरियम को माइनिंग करने के लिए बहुत ही पावरफुल जीपीयूज की जरूरत थी और इसके लिए एनवीडिया के जीपीयूज काफी एफिशिएंट साबित हुए। इसलिए इसने माइनिंग के लिए एक स्पेशल जीपीयू डिजाइन किया जिसे CMP यानी क्रिप्टो करेंसी माइनिंग प्रोसेसर के नाम से जाना जाता है। CMP चिप को बनाने का पर्पस था कि इनकी मदद से माइनिंग को और भी ज्यादा एफिशिएंट किया जा सके और इसका कंपनी को काफी फायदा भी मिला। इस दौरान इंटेल जो ट्रेडिशनली सीपीयूज में काफी स्ट्रॉन्ग था, जीपीयूज और माइनिंग हार्डवेयर के सेगमेंट में वो कॉम्पीट नहीं कर सका। इस वजह से इंटेल इन सेक्टर्स में एक बड़ा लूजर साबित हुआ। इसके अलावा 7 नैनोमीटर प्रोसेसर के टाइम भी इसकी लेट लतीफी ने कंपनी को काफी ज्यादा परेशान किया। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर्स को देखें तो IBM ने जुलाई 2015 में, वहीं TSMC ने जून 2016 में 7 नैनोमीटर प्रोसेसर को लॉन्च किया था, पर हमेशा की तरह इंटेल को ये भी बेकार लगा। बाद में जब इस कंपनी ने इसकी पॉपुलैरिटी देखी तो उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है। इसलिए 2021 में जाकर इंटेल ने अनाउंस किया कि वो भी अपना 7 नैनोमीटर प्रोसेसर को लॉन्च करने वाला है, लेकिन अफसोस कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिले होने से इसने 10 जनवरी 2023 को इस प्रोसेसर को लॉन्च किया था, जिसे इंटेल 4 के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इंटेल के प्रोसेसर्स में सिक्योरिटी फ्लॉज भी देखने को मिले, जिससे इस कंपनी की काफी ज्यादा बदनामी हुई, क्योंकि लोगों के इंपॉर्टेंट डेटा अब दांव पर लग गए थे। अब वैसे तो इंटेल ने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कई सारे अपडेट्स दिए, लेकिन इस सिक्योरिटी फ्लॉ की वजह से कंपनी की रेपुटेशन पर काफी ज्यादा असर पड़ चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस बीच इंटेल के अंदर चल क्या रहा था, क्यों ये कंपनी मार्केट ट्रेंड को नहीं पकड़ पा रही थी और अब ऐसा नया क्या हुआ जिससे फ्यूचर में ये कंपनी फिर से आगे निकल सकती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि पॉल ऑटेलिनी एज ए CEO एक बेस्ट चॉइस नहीं थे, लेकिन 2012 में जब वो रिटायर हुए तब इंटेल ने मई 2013 में ब्रायन क्रैनिज को नया CEO अपॉइंट किया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ब्रायन थे तो एक इंजीनियर, लेकिन इन्होंने कभी भी इंजीनियरिंग के फील्ड में काम नहीं किया था, बल्कि वो इंटेल में ही चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम कर रहे थे। इसके बाद आया साल 2018 जब ब्रायन क्रैनिज की एक एम्प्लॉय के साथ संबंध होने की खबरें बाहर आने लगी। अब क्योंकि ये कंपनी के रूल के अगेंस्ट था, जिससे उन्हें अपनी पोजीशन से रिजाइन देना पड़ गया। ब्रायन के बाद जनवरी 2019 में बॉब स्वैन इंटेल के नए CEO बनाए गए, जो कि एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव थे, और इनके हाथों में जाने के बाद भी इंटेल में किसी भी तरह का पॉजिटिव बदलाव नहीं दिखा। फरवरी 2021 में इन्हें भी पद से हटा दिया गया और इसी साल पैट्रिक गेल्सिंगर को नया CEO अपॉइंट किया गया। दोस्तों, आप नोटिस कर रहे होंगे कि अभी तक इस कंपनी के अंदर चीजें कितनी खराब हो चुकी थी, लेकिन पैट्रिक के बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि इन्होंने इंटेल में लगभग 30 साल तक चिप आर्किटेक्ट के रूप में काम किया था और ये VMware नाम की एक क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी में एज ए CEO काम कर चुके थे। पैट्रिक के पास्ट रिकॉर्ड्स की वजह से लोगों को लग रहा है कि इंटेल अब शायद सही हाथों में आ चुका है, लेकिन सच कहें तो इस कंपनी में बदलाव लाना इतना भी आसान नहीं है।
पैट्रिक ने इंटेल को मजबूत बनाने के लिए बड़े बड़े R&D प्रोजेक्ट्स पर काम किया। इस फील्ड में भारी इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी, जिसके चलते कंपनी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उठानी पड़ी। लेकिन पैट्रिक को पता है कि इस समय भी अगर ये नहीं किया गया तो इंटेल की कहानी शायद खत्म हो जाए। दोस्तों देखा जाए तो सिचुएशन अभी भी काफी चैलेंजिंग